हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 13। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, सब टॉपिक है। कौन से टॉपिक का? एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के एप्लीकेशन वाले पार्ट में अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ा दिया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया, मैंने आपको एब्जॉर्प्शन और इमिशन एनर्जी पढ़ा दी, मैंने आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन पढ़ाया, मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल वी कैन एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या करा गया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन क्या थे वो मैं बताता हूं आपको। तो हुआ क्या बेटा, सबसे पहले हमने एटॉमिक गैस को आपने क्या करा, हीट करा। एटॉमिक गैस हीटेड अप। एटॉमिक गैस को मैंने क्या करा, हीट करा। तो जैसे ही हम एटॉमिक गैस को हीट करते हैं तो एटॉमिक गैस क्या हो जाएगी, हमारी एक्साइटेड हो जाएगी। तो एटॉमिक गैस को हीट करने पे हो क्या रहा है, एटॉमिक गैस गेट एक्साइटेड। हमारी जो एटॉमिक गैस है वो क्या हो गई बेटा, एक्साइटेड हो गई। जब एटॉमिक गैस एक्साइटेड होगी तो वो क्या करेगी, वो ईएमआर का इमिट्स करेगी। अब हमारी एटॉमिक गैस क्या करेगी, एक्साइटेड, यहां हम लिख सकते हैं एक्साइटेड एटॉमिक गैस इमिट्स, एक्साइटेड एटॉमिक गैस इमिट्स ईएमआर। ईएमआर होता क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ईएमआर क्या है, बेसिकली ईएमआर हमारे एक रेडिएशन है। जब एटॉमिक गैस ने ईएमआर को इमिट करा, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो एटॉमिक गैस ने क्या करा, रेडिएशन का इमिशन करा। तो आपने क्या करा बेटा, जो भी रेडिएशन मिले एक्साइटेड एटॉमिक गैस से, उन रेडिएशन को आपने ट्रेस करा है फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो फिर हमने क्या करा बेटा, द radiations obtained from excited atomic gas traced by the photographic प्लेट। तो आपने क्या करा बेटा, जो भी रेडिएशंस मिले उन रेडिएशन को आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करा है, ट्रेस करा है। फिर हमें एज ए रिजल्ट क्या मिला, अब हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, रिजल्ट में हमें मिला अ वेल डिफाइंड लाइन, a few well defined lines were observed। समझ में आया हो क्या रहा है? आपको क्या पढ़ना है आज आपको पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे मिला। बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक मैं एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने एटॉमिक गैस को जब हीट करता हूँ तो एटॉमिक गैस एक्साइट होती है। एक्साइट होने के बाद वो इमिट्स करती है ईएमआर। ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे ट्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अ फ्यू, यहाँ पे जो फ्यू है ना इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अ फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस मिलती है। अब फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस ही क्यों मिलती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया बोहर ने। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है देखो, तो अब यहाँ देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, एक्सप्लेनेशन बाय बोहर्स मॉडल, एक्सप्लेनेशन बाय बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल का मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने इसकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी। किस चीज की बेटा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो, कि जब आप एटॉमिक गैस को हीट कर रहे हो, एटॉमिक गैस एक्साइट हो रही है, ईएमआर को इमिट्स कर रही है। जब इन रेडिएशन को आप फोटोग्राफिक प्लेट पे ट्रेस कर रहे हो तो कुछ ही आपको वेल डिफाइंड लाइंस मिलती हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको सब वेल डिफाइंड लाइंस क्यों नहीं मिलती हैं, आपको कुछ ही वेल डिफाइंड लाइंस क्यों मिलती हैं। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर करता हूं।
जो नॉर्मल हमारे पास स्पेक्ट्रम आया, नॉर्मल स्पेक्ट्रम का मतलब बेटा जब हमने एटॉमिक गैस को क्या करा है, हीट करा है, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। एक हमको क्या मिला बेटा, एक हमें मिली एक लाइन मिली, उसके बाद उस लाइन के बीच में क्या मिला, हमें गैप मिला, फिर हमें दूसरी लाइन मिली, फिर हमें गैप मिला, फिर हमें तीसरी लाइन मिली, फिर हमें गैप मिला, फिर हमें चौथी लाइन मिली। तो ये हमारे पास बेटा क्या था, ये हमारे पास एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम था। ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम हमारा कैसा है, एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपको लाइंस मिल रही है, उन लाइंस के बीच में हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे गैप मिलता है। तो बोहर क्या कर रहे हैं, बोहर इसी चीज को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, अपने एटॉमिक मॉडल से, जिसमें वो पॉइंट नंबर 1 ये कहते हैं, व्हेन एटॉमिक गैस हीटेड अप, जब आप एक एटॉमिक गैस को क्या करते हो बेटा, हीट करते हो, the electron present in ground state of atom, in ground state of atom get excited। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, एंड जंप, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, जंप करेंगे, एंड जंप टू हायर एनर्जी ऑर्बिट और शेल, एनर्जी ऑर्बिट और शेल। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप बोलते शेल हो, लिखते ऑर्बिट हो। तो ऑर्बिट का मतलब, शेल का मतलब, एनर्जी शेल का मतलब, या फिर हमने जो KLMN पढ़ाया था उसका मतलब, इवन एक्साइटेड स्टेट का मतलब, ये सब सेम चीज होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर मैं ऑर्बिट और शेल लिख रहा हूँ तो ऑर्बिट और शेल सेम चीज है। तो बोहर ने ये बोला कि जब आप एटॉमिक गैस को हीट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो क्या करते हैं, वो एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के साथ साथ, एक्साइट होने का मतलब क्या हो गया बेटा, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ये समझ में आया। अब बोहर बोलते हैं पॉइंट नंबर 2, बोहर ये कहते हैं when these electrons return back to its ground state, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तभी क्या करेंगे बेटा, इमिट्स रेडिएशन। तो ये क्या करेंगे बेटा, रेडिएशन का इमिट्स करेंगे। अब आपको पता हर एक रेडिएशन के पास क्या होती है बेटा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं उन रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगी, वेवलेंथ मिलेंगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, a large number of photon with different wavelength are observed, या फिर इसको ऐसे लिखो, are observed by the all possible transition of electron, तो होगा क्या बेटा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। तो बोहर ने ये बोला, जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइट होके एक हाई एनर्जी लेवल में चले गए थे, जब ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या निकालेंगे, रेडिएशन निकालेंगे। मतलब हमें लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन विद द डिफरेंट वेवलेंथ हमको मिलेंगे बाय द ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं एक डायग्राम से भी समझाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ ये सुनना है, कहानी सुनो जो कहानी सुनाई जा रही है कि हुआ क्या बेटा, एटॉमिक गैस को हीट किया, एटॉमिक गैस एक्साइट हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इमिट्स करे EMR को। जब हमने रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे ट्रेस किया तो हमें क्या मिली, फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस मिली। फिर बोहर अंकल आए, बोहर अंकल ने बताया ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बोला जब आप एटॉमिक गैस को हीट करते हो तो जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो क्या निकालेंगे, EMR मतलब रेडिएशन निकालेंगे। अब हमको पता है कि
ईएमआर के अंदर क्या होता है बेटा, ईएमआर के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, जो कि मैंने आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया था। पार्टिकल नेचर होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होंगे, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होंगे। ठीक है, उन छोटे छोटे पैकेट को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम और क्वांटा बोल सकते हैं। अगर ईएमआर हमारे पास लाइट का होगा तो हम उन छोटे छोटे पैकेट को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी के फोटोन बोल सकते हैं। तो यहीं पे वो पॉइंट लिखा गया है क्या, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो वो रेडिएशन को इमिट्स करता है और आपको लार्ज नंबर ऑफ फोटोन मिलते हैं विद द डिफरेंट वेवलेंथ। लार्ज नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे विद द डिफरेंट वेवलेंथ, और ये लार्ज नंबर ऑफ फोटोन विद द डिफरेंट वेवलेंथ मिल क्यों रहे हैं, बाय ऑब्जर्विंग। क्यों मिल रहा है आपको, बाय द ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के जितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से समझो। सपोज करो मेरे पास एटॉमिक गैस है, उसका एक मैंने एटम ले लिया, एटम 1। ठीक है, ये मैंने एटॉमिक जो गैस ली थी उसका मैंने ले लिया एटम 2। एटॉमिक गैस का ये मैंने दिखा रहा हूँ एटम 3 के लिए, और एटॉमिक गैस का ये हो गया एटम 4। ठीक है, ये क्या हो गया, एटॉमिक गैस का एटम नंबर 4। अभी सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब बोहर अपने मॉडल से कोई थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बोहर क्योंकि यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके चल रहे थे, तो हमें भी ये मानना पड़ेगा कि हर एक एटम के अंदर बेटा क्या है, एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हर एक एटम के अंदर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज कीजिए दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मैंने ये कुछ क्या करें, कुछ एनर्जी लेवल दिखा दिए। अब होगा क्या, सबसे पहले ये समझो, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करूंगा अभी जब मैं बना रहा हूँ। सपोज करो ये मेरे पास एटॉमिक गैस थी, इसके अंदर क्या थे, गैस के एटम्स थे। तो मैंने गैस के 4 एटम ले लिए, और गैस के चारों एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे थे बेटा, वो ग्राउंड स्टेट में थे। वो कहाँ पे थे, ग्राउंड स्टेट में थे। जैसे ही आपने इस एटॉमिक गैस को क्या करा बेटा, हीटेड अप। आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसको हीटिंग कर रहे हो। तो जैसे ही आप इस गैस को, एटॉमिक गैस को हीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चारों एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, चारों एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, उन चारों एटम के इलेक्ट्रॉन को मैं कहां पे ले जा रहा हूं, हाई एनर्जी लेवल में। मतलब मैं n इज इक्वल टू 1 से कहां पे ले गया, मैं n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 पे ले गया। अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो थ्योरी यही तो है, एटॉमिक गैस को हीट कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो मैंने क्या करा, एटॉमिक गैस के एटम ले लिए 4। एटॉमिक गैस के 4 एटम लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। चारों एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बोहर समझा रहे हैं। और बोहर तो ये मान के चल रहे थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो बोहर के दिमाग में तो ये चीज बैठी हुई थी कि एटम के अंदर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो इन्होंने क्या करा, चारों जो एटम थे एक गैस के, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करा, और जैसे ही आपने हीटिंग करी तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हाई एनर्जी लेवल पे चले गए। हमने क्या करा है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या करा है, इन चारों एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे उसको n इज इक्वल टू 4 पे मैं ले गया। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया n इज इक्वल टू 4 में। तो जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में आ गया तो वो दोबारा क्या करेगा बेटा, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या निकालेगा, ईएमआर निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फोटोन देगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के बीच में, तो हमें क्या मिलते हैं, फोटोन मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। अब कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, उस तरीके पे डिपेंड करेंगे कि कितनी वेवलेंथ के फोटोन हमें मिलेंगे। जो हमने पॉइंट लिखवाए, जरा पॉइंट को पढ़ो, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। When these electron return back to its ground state, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस लौट के आएंगे, तो a large number of photon with different wavelength are observed। ठीक है, by the all possible transition of electron, by the all possible transition of electron। अब देखो यहाँ पे समझो, इलेक्ट्रॉन सपोज करो बेटा डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, n इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, हाई एनर्जी लेवल से कहां पे हो गया, ग्राउंड स्टेट पे हो गया। अब ये क्या करेगा, एक फोटोन देगा। अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, तो आप बोलोगे उस फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू, दैट इज आल्सो इक्वल टू, जो अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे एब्जॉर्प्शन में और इमिशन में, कि जब भी इमिशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था,
जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे, तो जो फोटोन मिलता है उस फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दोज टू एनर्जी शेल इन विच ट्रांजिशन टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा अगर मैंने क्या करा है, एटम नंबर 1 में मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डायरेक्ट 4 से 1 में दिखा दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन 4 में था, 4 से 1 में आ गया, उसने आपको फोटोन दिया, फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू E4 माइनस E1। आई थिंक यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में होगा, तो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू E4 माइनस E1 होगा। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, H इज न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, CY लैम्डा इज इक्वल टू E4 माइनस E1। समझ में आया? यहां में से क्या लिखते हैं, E4 माइनस E1। ठीक है, अब यहां देखो, अब लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, HC डिवाइडेड बाय E4 माइनस E1। ठीक है, तो H और C ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, पर E4 माइनस E1 क्या होगा, एक वैल्यू होगी, और उस E1 माइनस E4 Hc तो हमारे पास क्या कांस्टेंट, H क्या प्लांक कांस्टेंट, C क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10 टू द पावर ऑफ 6 और 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। पर E4 माइनस E1 क्या होगा, एक वैल्यू होगी। इस मीन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में, तो उस समय जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ बेटा कितनी हो जाएगी, Hc बाय E4 माइनस E1। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मैंने दिखा दिया, जो कि डायरेक्ट दिखा दिया। अब एक केस हमारे पास क्या बनेगा, देखो हो सकता है इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से पहले n इज इक्वल टू 3 में आए, और फिर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आए, और फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आए। समझ में आ रही कहानी? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए, फिर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आए, फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आए। तो इस केस में आपको कितने फोटोन मिलेंगे, आपको 3 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे। कौन कौन से? अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर दिखाएं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मैंने क्या दिखाया, एक तो हो रहा है 4 से 3 में, फिर क्या हो रहा है 3 से 2 में, और फिर क्या हो रहा है 2 से 1 में। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से 3 में होगा तो उस समय जो फोटोन की वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाय E4 माइनस E3 होगी। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में होगा तो उस समय जो फोटोन की वेवलेंथ होगी दैट इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय E3 माइनस E2 होगी। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में होगा तो उस समय जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, Hc डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। देखा आपने, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी ट्रांजिशन कर सकता है। अब ट्रांजिशन और किस तरीके से हो सकता है, देखो हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या करे, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आ जाए, और फिर n इज इक्वल टू 3 से डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में आ जाए। तो एटम नंबर 3 का जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो मैं ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ वो कैसे ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन मेरा पहले 4 से 3 में आए और 3 से 1 में आ जाए। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन मेरा 4 से 3 में आएगा तो उस समय जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ हो जाएगी Hc बाय E4 माइनस E3। और जब मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो उस समय जो फोटोन आएगा उस फोटोन की वेवलेंथ हो जाएगी Hc डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1। क्लियर है? अब देखो आइटम नंबर 4 के लिए दिखा रहा हूं मैं। ऐसा भी तो बेटा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, ट्रांजिशन इस तरीके से करे, पहले वो 4 से डायरेक्ट 2 में आए और 2 से फिर 1 में आए। तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक पॉसिबल ट्रांजिशन हो गया। कैसे? पहले वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आया, और फिर वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आया। ठीक है, तो अगर हम एटम नंबर 4 की बात करते हैं तो एटम नंबर 4 के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हमने कैसे दिखाए, 4 से 2 और 2 से 1। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से 2 में होता है तो उस समय जो फोटोन मिलेगा उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कितनी होगी, Hc डिवाइडेड बाय E4 माइनस E2। और अगर हम बात करें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में होगा तो उस समय फोटोन की जो वेवलेंथ होगी दैट इज इक्वल टू Hc बाय E2 माइनस E1।
ठीक है, अब आप यहाँ देखो बेटा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिल रहे हैं। अगर मैं देखूं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन कौन से हैं, यहाँ देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई E4 माइनस E1। अब हमें पता है बेटा, क्या पता है कि E1 इज नॉट इक्वल टू E2 इज नॉट इक्वल टू E3 इज नॉट इक्वल टू E4। ये सब वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो एक वेवलेंथ आपको ये मिली डिफरेंट वेवलेंथ, तो इसको मैं लिख देता हूं नंबर 1। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं नंबर 1। अब दूसरी डिफरेंट वेवलेंथ देखो, दूसरी डिफरेंट वेवलेंथ कौन सी मिली आपको, एक ये डिफरेंट वेवलेंथ है क्योंकि यहाँ E4 माइनस E3 आ रहा है, ये भी एक डिफरेंट वेवलेंथ है क्योंकि डिनोमिनेटर में E3 माइनस E2 आ रहा है, और ये भी एक डिफरेंट वेवलेंथ है क्योंकि डिनोमिनेटर में E2 माइनस E1 आ रहा है। तो ये आपके पास बेटा कौन कौन सी वेवलेंथ हो गई, ये हो गई वेवलेंथ 2, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ 3, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ 4। देखो चार डिफरेंट वेवलेंथ मिल गई फोटोन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से ट्रांजिशन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि बेटा तुम्हें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, अगर वो एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज कर पा रहा है तो करेगा। जरूरी नहीं है कि वो 4 से डायरेक्ट 1 में आए, 4 से 3 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इस वाले फोटोन की वेवलेंथ देखें, इस वाले फोटोन की वेवलेंथ बेटा 2 वाले फोटोन की वेवलेंथ के साथ क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो आप इसको एक डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, E3 माइनस E1, तो E3 माइनस E1 अगेन ये क्या हो गया, एक डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे देखो E4 माइनस E2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब अगेन ये क्या हो गया, ये हमारे लिए एक डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोन हो गया। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इस वाले फोटोन के वेवलेंथ की, तो इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, E2 माइनस E1, जो कि हमारा इस वाले के साथ 4 वाले के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहां से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है, हमें यहां से साफ साफ समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 से 1 में होता है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने के हमारे पास 6 क्या है प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ जाए, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, और 2 से 1 में आए। ठीक है, ये केस हो गए, तो 3 केस ये बने, तो 1 प्लस 3 4। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन 1 से 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, और एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मेरा 4 से 2 में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने जो पॉइंट लिखवाया था आपको, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। When these electron return back to its ground state, emits a radiation, a large number of photon with the different wavelength। ऐसा नहीं है कि सेम वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा, a large number of photon with the different wavelength are observed by the all possible transition of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के और पॉसिबल ट्रांजिशन से क्या मिलते हैं, हमें लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ मिलते हैं फोटोन के। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर मैं इसको मैं डिलीट नहीं करता हूं, एक मैं न्यू बना देता हूं डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लियर कर देंगे। बेटा जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, कैसे, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी गैप को कम करता जा रहा हूं। अगर मैं ये वाला एनर्जी गैप देखूं तो ये एनर्जी गैप मेरे पास क्या है, E2 माइनस E1। अगर मैं इस वाले एनर्जी गैप की बात करूंगा तो ये एनर्जी गैप क्या है, E3 माइनस E2। और अगर मैं इस एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या है, E4 माइनस E3। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन वाई एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो बेटा अभी जो मैंने आपको समझाया उसको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा अगर n इज इक्वल टू 4 में है तो इसके पास क्या क्या केस बन सकते हैं, ये डायरेक्ट n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ सकता है, ये हो सकता है कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आए, और फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आए। ऐसा भी हो सकता है कि n इज इक्वल टू 4 से ये n इज इक्वल टू 2 में आ जाए, और उसके बाद फिर केस, बाकी का केस क्या है, 2 से फिर ये 1 में आ जाए।
और एक केस क्या है, पहले ये क्या करे, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आए और 3 के बाद डायरेक्ट 1 में आए। ठीक है, तो ये हमने क्या दिखा दिया, और पॉसिबल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन दिखा दिए। हमने क्या दिखाया यहाँ पे, और पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह रहे हैं, जो बोहर ने क्या बोला, बोहर ने ये बोला जब आप एटॉमिक गैस को हीट कर रहे हो तो एटॉमिक गैस एक्साइट हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। जब वो हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन देगा बाय द और पॉसिबल ट्रांजिशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान क्या दो, आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोटोन। हमें शिट यार, इसको मैं फिर बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं। हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन। हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन। अब हमने क्या करा है, हम कर क्या रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, अगर हम इनको एक सर्टेन, हम इनको क्या करें, एक ग्रुप के अंदर क्या कर दें, ग्रुप कर दें, एक सेट के अंदर ग्रुप कर दें। हम क्या बताना चाह रहे हैं, इफ these wavelength if these wavelength are grouped into a different set, into a different set, into a different set are known as स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, तो बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिले। आपने क्या करा, आपने कुछ ग्रुप बना दिए, आपने कुछ सर्टेन ग्रुप बना दिए, उन सर्टेन ग्रुप के अंदर क्या करा है, इन वेवलेंथ को ग्रुप कर दिया। आपने डिफरेंट डिफरेंट सेट बना दिए, उन डिफरेंट डिफरेंट सेट में इन पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करा, आपने ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप करने पे जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। कैसे, अभी जरा मैं इसको समझाता हूं आपको डिटेल से, 1 मिनट का टाइम दो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 5 भी ले लेता हूं। तो ये मैंने ले लिया, n की वैल्यू ले ली, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो बेटा हमने क्या करा है, हमें ये पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, हमें जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिली, हमने उनको क्या करा है, एक सर्टेन सेट के अंदर ग्रुप कर दिया। और जब हम इन वेवलेंथ को सर्टेन सेट के अंदर ग्रुप कर देंगे तो वो जो सेट होता है उस सेट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। कैसे, देखो हमने क्या बोला, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 में होगा, हमने क्या बोला, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 में होता है फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल। यहां देखो, ये देखो, एक मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से हो रहा है बेटा, 2 से 1 में हो रहा है। यहां देखो, एक मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां दिखाया है, 3 से 1 में दिखाया। फिर हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां दिखाया है, 4 से 1 में दिखाया। और इसी तरीके से एक मैं लास्ट और बता देता हूं, ये भी मैं क्या दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है बेटा, 5 to 1 हो रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिल रही है, उन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को अगर आप एक सर्टेन सेट के अंदर ग्रुप कर दो तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये मुझे क्या मिल गई, मुझे ये मिल गई है एक स्पेक्ट्रल सीरीज। इसको ये मुझे क्या मिली है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर हम कर क्या रहे हैं, वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, एक सेट के अंदर ग्रुप कर रहे हैं। अब देखो ये सीरीज बनी कैसे, ये सीरीज का जो लॉजिक है उस सीरीज का लॉजिक समझो। अगर मैं सीरीज का लॉजिक बताऊं तो सीरीज का लॉजिक मेरा ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से हो, पर कहां पे हो, 1 में हो। हम इसका लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रॉन का बेटा ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, एनी हाई एनर्जी लेवल, फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल, किसी भी एक हाई एनर्जी लेवल से हो रहा है।
पर ट्रांजिशन हो कहां पे रहा है, n इज इक्वल टू 1 में। इसका मतलब वो सब वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनी हाई एनर्जी ऑर्बिट टू द n इज इक्वल टू 1। अगर बेटा हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस में हो रहा है, 3 से 1 में। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, 4 से 1 में। और यहाँ पे भी हम देखें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 5 से 1 में। तो हमने कहा हमें स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज बनानी पड़ेगी। तो स्पेक्ट्रल सीरीज हम कैसे बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के जो इलेक्ट्रॉन फोटोन है उन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को हम क्या कर रहे हैं, एक सेट के अंदर ग्रुप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेट के अंदर हम ग्रुप कर रहे हैं। जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एक सेट के अंदर ग्रुप करोगे तो आपको एक चीज माइंड में रखना, कोई तो लॉजिक लगाओगे। तो लॉजिक क्या लगाया मैंने, हमने ये लॉजिक लेके चले कि इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से हो, हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 10 से ट्रांजिशन करे या n इज इक्वल टू 15 से ट्रांजिशन करे, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन उस हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 में होना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 में होना चाहिए मतलब ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी एक क्या हो गई, स्पेक्ट्रल सीरीज होगी। अब इसको एक दूसरे लॉजिक से समझाते हैं। सपोज करो हमने बोला जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो वो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांजिशन होता है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेटा हो किस में रहा है, n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इन सब वेवलेंथ के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अपनी एक सीरीज बोलेंगे। इन सब वेवलेंथ के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अपनी एक सीरीज बोलेंगे। समझ में आया, नहीं आ रहा है तो फिर से सुन लो। अभी मैं और डिटेल से बताने वाला हूं जब मैं स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन बताऊंगा। अभी आप फिर से सुन लो हुआ क्या है। हुआ ये है, पूरी कहानी है वो मैं रिवाइज कराता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये अभी यहाँ पे समझ में आ गई तो आगे के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हुआ क्या बेटा, एटॉमिक गैस थी, इसको आपने हीट करा, हीट करने के बाद क्या हो गया, एटॉमिक गैस एक्साइट हो गई। एक्साइट होने के बाद उसने क्या करे, ईएमआर को इमिट्स करा। जब हमने इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे ट्रेस किया तो हमें फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस मिली। अब बोहर अंकल ने आगे क्या बोला, बोहर साहब ये बोलते हैं कि जब आप एटॉमिक गैस को हीट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था वो एक हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और जब वो हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो अपनी क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएमआर। अब जो रेडिएशन निकलेंगे, ठीक है, उन रेडिएशन में क्या मिलेंगे हमें, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हमें फोटोन मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हमें क्या मिलेंगे, फोटोन मिलेंगे। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है और पॉसिबल मैनर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है और पॉसिबल मैनर में। यहां तक समझ में आया। तो जो ये वाला डायग्राम था, जो ये वाला डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, इस वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन की क्या है और पॉसिबल ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, वो चीज समझो। हुआ ये कि हमने बनाई अपनी स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज में हमने क्या करा है, हमने वेवलेंथ को ग्रुप कर दिया है। तो वेवलेंथ को जो हम ग्रुप कर रहे हैं किसके अंदर ग्रुप कर रहे हैं, एक सेट के अंदर। वेवलेंथ को ग्रुप करके हम क्या बना रहे हैं, उसका एक सेट बना रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। जब आप वेवलेंथ को ग्रुप कर देते हो एक पर्टिकुलर सेट के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज के पीछे का लॉजिक क्या है वो देखो। तो हमने लॉजिक क्या लगाया, चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से हो तो वो आना किस में चाहिए, n इज इक्वल टू 1 में आना चाहिए। तो वो जितने भी वेवलेंथ मिलेंगे उन सब वेवलेंथ को हम एक सीरीज बोलेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर n इज इक्वल टू 2 में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 3 में होता है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उन सब वेवलेंथ को हम ग्रुप कर देंगे स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर, जिसको बोलेंगे अपनी एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज क्या क्या होती है। देखो तो टोटल हाइड्रोजन एटम के पास 6 स्पेक्ट्रल सीरीज आपको पढ़नी है। देयर आर टोटल 6 स्पेक्ट्रल सीरीज
स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज है बेटा? हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल सीरीज है। पहले मैं सीरीज के नाम लिखूंगा, कौन कौन सी है। पहली होती है लाइमन, दूसरी होती है बार्मर, पूरा नाम क्या होता है? लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज, और लास्ट होती है हमारे पास हम्फरी सीरीज, हम्पेरी सीरीज, हम्पेरी सीरीज। ठीक है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज को ही हमने 6 सीरीज पढ़ ली है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्या क्या नाम है इनके? पहले का नाम है लाइमन, दूसरे का नाम है बार्मर, फिर है पाश्चन, फिर है ब्रैकेट, फिर है फुंड और फिर है हम्फरी। ठीक है। स्पेलिंग है इसकी HUMPHERY। अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो यहां देख लो, HUMPERY। क्लियर है? सीरीज क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, स्पेक्ट्रल सीरीज तो मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूं। स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने क्या पढ़ाया है आपको? स्पेक्ट्रल सीरीज में मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनको आप ग्रुप करोगे एक सेट के अंदर, और उस सेट का लॉजिक क्या है? लॉजिक भी मैंने बता दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=1 में, तो उसको हम अपने उन सब वेवलेंथ को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज 1। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=2 में, तो वो सब वेवलेंथ जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n=2 में हो रहा है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, तो उन सब वेवलेंथ के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझाते हैं आपको स्पेक्ट्रल सीरीज को डिटेल से। यहां देखो आप, तो अगेन मुझे कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे, जरूरी है। n=1। अब मैं नीट और क्लीन डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। n=1, n=2, n=3, n=4, वो वाला बहुत गंदा बना है। n=4, देन n=5 और देन n=6। चलो मैं 6 बना देता हूं, या एक काम और करता हूं, n=infinity भी बना देता हूं ताकि ना इंफिनिटी से भी ट्रांजिशन दिखा दूंगा मैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको डॉटेड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, इसलिए मैं आराम से टाइम लूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। इसलिए आज मैंने क्लास में रिवीजन भी नहीं करा है। n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 एंड दिस इज n=infinity। तो बेटा अब आपको पहले सीरीज बताने से पहले ट्रांजिशन दिखाता हूं। सपोज करो बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=2 से n=1 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=3 से n=3 से n=1 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=4 से n=1 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=5 से n=1 में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=6 से n=1 में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n=infinity से n=1 में। ठीक है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहां पे अभी हमने आपको कोई लॉजिक दिए थे। क्या लॉजिक दिए थे? आपको बनाना है स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज में आप क्या करोगे? डिफरेंट वेवलेंथ को आप एक ग्रुप के, एक सेट के अंदर ग्रुप कर दोगे। और उनका लॉजिक क्या बताया मैंने? उनका लॉजिक ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=1 में होगा, तो उन सब ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होंगी, उन सब वेवलेंथ को आप क्या करोगे? एक सीरीज के अंदर एक स्पेक्ट्रल सीरीज बना दोगे। तो बेटा ये मेरे पास हो गई स्पेक्ट्रल सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज। और इसी स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम होता है लाइमन सीरीज। इसी स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम क्या होता है बेटा? लाइमन सीरीज। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, आप लाइमन सीरीज के लिए अगर हम पूछें कि n लोअर की वैल्यू क्या होगी,
तो लाइमन सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी होगी 1, और 1 वैल्यू भी क्या होगी फिक्स्ड होगी। आप यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखें n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहे हैं, 3 से हम 1 में कर रहे हैं, 4 से 1 में कर रहे हैं, 5 से 1 में कर रहे हैं, 6 से 1 में कर रहे हैं और इंफिनिटी से 1 में कर रहे हैं। मतलब एक हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, n इजिकल टू 1 में। तो उन सब वेवलेंथ को आपने क्या करा, एक ग्रुप के अंदर, एक सेट के अंदर ग्रुप कर दिया, जिसको आपने बोला लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर हम ट्रांजिशन देखें, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन, तो n लोअर की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं आपसे पूछूं लाइमन सीरीज के लिए n हायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी, इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, n हायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लाइमन सीरीज के लिए, पर n लोअर की वैल्यू कितनी होगी, n लोअर की वैल्यू क्या होगी 1। तो लाइमन सीरीज समझ में आ गई। तो लाइमन सीरीज बेसिकली क्या है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज है। अगर लाइमन सीरीज एक स्पेक्ट्रल सीरीज है, इसका मतलब लाइमन सीरीज के अंदर क्या होंगी, वेवलेंथ को ग्रुप करेंगे। लाइमन सीरीज के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ को ग्रुप करेंगे, लाइमन सीरीज के लिए हम उन सब फोटोन की वेवलेंथ को ग्रुप कर देंगे जो फोटोन हमें कब मिलते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक हाई एनर्जी लेवल से n इजिकल टू 1 में होता है। इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता। अब देखो, लाइमन हो गया, बार्मर समझो। बार्मर के लिए क्या हुआ, बार्मर के लिए क्या डिसाइड किया गया, बार्मर को बोला गया जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू 2 में होता है, या n इजिकल टू 4 से n इजिकल टू 2 में होगा, या n इजिकल टू 5 से n इजिकल टू 2 में होगा, या फिर n इजिकल टू 6 से n इजिकल टू 2 में होगा, या फिर n इजिकल टू इंफिनिटी से n इजिकल टू 2 में होगा। ठीक है, अगेन देखो, तो इस पूरी सीरीज को बेटा क्या बोला गया है, इसको भी बोला गया है स्पेक्ट्रल सीरीज। इसको भी हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रल सीरीज। और इस स्पेक्ट्रल सीरीज का जो नाम गिवन है, वो नाम हमने बोला है बार्मर सीरीज। क्या बोला है, बार्मर सीरीज। आप देखो, बार्मर सीरीज क्या है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज है। बार्मर सीरीज क्या है, एक स्पेक्ट्रल सीरीज है। क्लियर है, स्पेक्ट्रल सीरीज है तो आपको वेवलेंथ को एक सेट के अंदर ग्रुप करना पड़ेगा। अब वेवलेंथ को एक सेट के अंदर ग्रुप करोगे तो आपको एक लॉजिक लगेगा। अब वो लॉजिक को समझने की आपको कोशिश करनी है। कोशिश क्या है, इसको सुनो। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n इजिकल टू 2 में, उन सब ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो भी फोटोन मिलेंगे, उन फोटोन की जो भी वेवलेंथ होगी, उसको हम क्या करेंगे, एक सेट के अंदर ग्रुप कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज। और उसी स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम क्या होता है, बार्मर सीरीज। तो इसका मतलब बेटा, बार्मर सीरीज के लिए n लोअर की वैल्यू कितनी होगी, n लोअर की वैल्यू होगी 2। अगर हम बार्मर सीरीज के लिए n हायर की वैल्यू डिस्कस करें तो n हायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 6 और इंफिनिटी। समझ में आ गया। तो लाइमन समझ में आ गया, बार्मर समझ में आ गया। अब समझो पाश्चन। पाश्चन के लिए हमने जो n लोअर डिसाइड करा है, वो n लोअर डिसाइड करा है n इजिकल टू 3। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी एक हाई एनर्जी लेवल से n इजिकल टू 3 में होगा, तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो भी फोटोन मिलेंगे, उन फोटोन की जो भी वेवलेंथ होगी, उन सब वेवलेंथ को हम एक ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, एक सेट के अंदर ग्रुप कर देंगे। उस ग्रुप को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज, और उसी स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम होता है पाश्चन सीरीज। पाश्चन बना रहा हूं मैं, तो आप यहां देख सकते हो, ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन पाश्चन सीरीज बनते हुए। तो ये सीरीज बेटा कौन सी हो गई, इस सीरीज का नाम हो गया पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज के लिए अब आप देख सकते हो n लोअर की वैल्यू कितनी होगी 3, और n हायर की वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है 4, 5, 6 और इंफिनिटी तक। अब लॉजिक सेम है, समझ में आ रहा है। स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनी है, स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिली है जब हमने क्या करा है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ को ग्रुप किया है। और लॉजिक क्या रखा है, लॉजिक ये रखा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल में हो, पर लो एनर्जी लेवल को फिक्स कर दिया। जैसे लाइमन के लिए लो एनर्जी लेवल 1 कर दिया, बार्मर के लिए लो एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 रख दी, पाश्चन के लिए लो एनर्जी लेवल की वैल्यू 3 रखी। अब नेक्स्ट सीरीज बना रहे हैं लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए कलर मैं ले लेता हूं अपना ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास जो सीरीज बना रहा हूं, अब इस सीरीज का नाम है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए अब बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। तो ब्रैकेट के लिए n लोअर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,
और एन हायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से लेके इंफिनिटी तक। लाइमन बार्बर पार्शियल ब्रैकेट फुंड, फुंड बना देते हैं हम। फुंड के लिए हमने जो एन लोअर है उस एन लोअर की वैल्यू बेटा क्या रखी है 5। फुंड के लिए हमने एन लोअर की वैल्यू क्या रखी है 5। तो ये सीरीज है, इसका नाम है फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी है 5 और एन हायर की बात करेंगे तो एन हायर की वैल्यू क्या है 6 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, हम फेरी और बना देते हैं हम फेरी के लिए हमने जो लोअर ऑर्बिट की जो वैल्यू हमने डिसाइड करी है वो वैल्यू क्या डिसाइड करी है एन इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास हो गया हम फेरी। एन लोअर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 6 और एन हायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 से लेके इंफिनिटी तक। आई थिंक अब आपको स्पेक्ट्रल लाइन समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिली है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समराइज कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजे में नहीं लूंगा, इसको तो मुझे बताना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है बेटा, फिर से सुनो। अब हम बताएंगे बोहर ने क्या बोला। बोहर ने बोला एटॉमिक गैस को हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है वो क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा और चला जाएगा हाई एनर्जी लेवल में। जब हवा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो ईएमआर निकालेगा। अब हमें क्या मिलेंगे, ईएमआर क्या होता है, ईएमआर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फोटोन होते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन क्यों मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है बहुत तरीके से क्या हो सकता है ट्रांजिशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के हमने हर एक ट्रांजिशन को क्या करा कंसीडर करा। फिर हमने क्या करा, हमने जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिली हमने क्या करा उन वेवलेंथ को एक सेट के अंदर ग्रुप करा। जब हम वेवलेंथ को इस सेट के अंदर ग्रुप करते हैं तो उसको हम बोलेंगे हमें क्या मिली, एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिली। अब उस स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर एक लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या लगेगा, वो लॉजिक ये लगेगा कि आपने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हाई एनर्जी लेवल से एक लो एनर्जी लेवल में हो रहा है। तो लो एनर्जी लेवल को आपने क्या करा फिक्स कर दिया। अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन है। वो 6 स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी है, वो 6 स्पेक्ट्रल लाइन है हमारे पास लाइमन है, बार्मर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, हमफेरी है। आई थिंक अब मैं आपको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको समझ आ गया कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनी है और ये सीरीज कैसे बनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक टेबल बनवा देते हैं आपको। हम क्या करते हैं एक टेबल बनवा देते हैं आपको, टेबल और 6x4 की टेबल बना देते हैं। क्या खतरनाक टेबल बनी है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक बनी है। चल तो हम यहाँ पे हाथ से लिख देते हैं बेटा, टेबल वेबल बन नहीं पाएगी लगता है मुझे, कोशिश करता हूँ बनाने की, बन जाए तो अच्छा है। तो आ जाएगा हमारे पास सीरीज नेम आ जाएगा। सीरीज नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा एन लोअर, एन लोअर के बाद आ जाएगा हमारे पास एन हायर और एन हायर के बाद आ जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ ईएमआर। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं इसलिए थोड़ा सा इसको, ये हो गया हमारे पास 6 सीरीज बनानी है। ये हो गई लाइमन, क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ। लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हमफेल। बहुत गंदा बना। अब हमारे पास क्या है, इरेजर है, इरेजर से थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये डायग्राम मैं पहले से भी बना के रख सकता था स्लाइड में, तो तुम्हारे सामने ये डायग्राम बनाए मैंने सीरीज वाले। उसका एक रीजन था कि तुमको तुम्हारे सामने बनाना चाहता ताकि तुमको ना डाउट ना लगे कि सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ये तो पहले बना लेता मैं, ये तो इतना टाइम हमारा बच जाता। ये तो बना लेना चाहिए था मुझे टेबल, गलती करी मैंने। चलो 2 मिनट और लगेंगे। बस ये लास्ट है। तो बेटा जो ये टेबल बना रहा हूँ नीट में, इस टेबल के ऊपर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही आपके लिए क्या है करता धरता है, ये टेबल आपकी सूत्रधार है।
इस टेबल को बिल्कुल मजे में, हल्के में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना, ठीक है। तो ये टेबल के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं सीरीज नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरीज नेम। तो हर एक सीरीज के लिए एक लोअर वैल्यू डिफाइन है, सीरीज नेम। यहाँ पे आ जाएगा एन लोअर, यहाँ पे आ जाएगा एन हायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ ईएमआर। तो बेटा टाइप ऑफ ईएमआर जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कितनी सीरीज बताई हमने, कितनी स्पेक्टर सीरीज बताई हाइड्रोजन एटम के लिए, 6 सीरीज बताई है। तो उनके पहले मैं नाम लिख देता हूं। एक है हमारे पास लाइमन, बार्मर, लाइमन हो गया, बार्मर हो गया, पाशन, ब्रैकेट PASCHAN, पाशन, ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट फुंड PFUND, फुंड, हमफेरी HUMPHERY, हमफेरी। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है बेटा। अब आपको बेटा याद क्या रखना है, इन स्पेक्टर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू याद रखनी है। तो लाइमन के लिए एन लोअर की वैल्यू क्या होगी 1, एन हायर की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक, ठीक है। अगर बार्मर के लिए हम बात करेंगे तो बार्मर के लिए एन लोअर की वैल्यू हो गई 2, एन हायर की वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5 से इंफिनिटी तक। अगर पार्शियल के लिए बात करेंगे तो एन लोअर की वैल्यू 3, एन हायर की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6 और इंफिनिटी तक। ब्रैकेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो एन लोअर की वैल्यू हो जाएगी 4, एन हायर की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7 और इंफिनिटी तक। इसी तरीके से फुंड के लिए एन लोअर 5 हो जाएगा और एन हायर क्या हो जाएगा 6 से लेके इंफिनिटी। और अगर हम फेरी की बात करेंगे तो एन लोअर की वैल्यू 6, एन हायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 8 से लेके इंफिनिटी। तो ये आपको क्या करना है, एक तो आपको ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो आपको ये याद रखना है क्योंकि अब क्या होगा, जो आपके न्यूमेरिकल गिवन होंगे उन न्यूमेरिकल में सीरीज का नाम गिवन होगा, और सीरीज का नाम देखते ही आपको ये समझ जाना है कि सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू क्या होगी। ये सीरीज का नाम देखते ही आपको याद आना चाहिए कि लाइमन के लिए एन लोअर 1 होता है, बार्मर के लिए 2, पाशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5, हमफेरी के लिए 6, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास टाइप ऑफ ईएमआर। अगर लाइमन सीरीज है क्या, लाइमन सीरीज क्या है, एक स्पेक्टर सीरीज है। स्पेक्टर सीरीज के अंदर होते क्या है, वेवलेंथ होती है। अब वो वेवलेंथ होती है, इसका मतलब वो वेवलेंथ है, किसकी वेवलेंथ है बेटा, वो वेवलेंथ फोटोन की है, ठीक है। और फोटोन किसके अंदर होता है, ईएमआर के अंदर होता है। ईएमआर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब वो वेवलेंथ किसकी है बेटा, वो वेवलेंथ ईएमआर की है। समझ में आ रही है, फिर से सुनो। लाइमन, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हमफेरी, ये क्या है, स्पेक्टर सीरीज। स्पेक्टर सीरीज बनती कैसे है, वेवलेंथ से मिलके बनती है। और ये वेवलेंथ है किसकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है। तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ईएमआर स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ भी ईएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर कहां पे लाई करेंगी। अगर मैं ईएमआर स्पेक्ट्रम की बात करता हूं तो ईएमआर स्पेक्ट्रम में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, गामा रेज, एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये सब चीजें आपको बतानी है कि जो ये सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है ये कौन से ईएमआर के, कौन सा ईएमआर का टाइप क्या है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुनो। अगर मैं ईएमआर स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, ठीक है, तो ईएमआर स्पेक्ट्रम कहां से शुरू होता है बेटा, गामा, एक्स और फिर यूबी, यूबी के बाद इंफ्रारेड, इसके बाद क्या आता है माइक्रोवेव, माइक्रो के बाद रेडियो वेव और रेडियो के बाद आता है लॉन्ग रेडियो वेव। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी जो ये स्पेक्टर सीरीज है ये कौन से टाइप का ईएमआर है, मतलब ये गामा रेज है। जैसे लाइमन की बात करता हूं तो लाइमन के अंदर जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन में आती है, गामा के अंदर आती है, एक्सरे के अंदर आती है, यूवी के अंदर आती है। तो ये इसका मतलब टाइप ऑफ ईएमआर का मतलब ये है कि जो मेरी ये स्पेक्टर सीरीज है ये ईएमआर में किस रेंज के अंदर आती है। समझ में आ गया। तो लाइमन सीरीज का जो टाइप ऑफ ईएमआर होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, इसको हम यूवी भी बोलते हैं, ठीक है। बार्मा सीरीज का जो ईएमआर होता है वो होता है विजिबल। कैसा होगा, विजिबल।
पास्चन के लिए जो होता है वो होता है इंफ्रारेड। कैसा होगा? इंफ्रारेड होगा। ब्रैकेट के लिए भी क्या होगा बेटा? IR लिख दे रहा हूं, इंफ्रारेड। कुंडी के लिए भी क्या होगा? इंफ्रारेड होगा। और हम्फ्री की बात करेंगे, हम्फ्री क्या होता है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही आते हैं, पर इंफ्रारेड रीजन के जस्ट एंडिंग वाले पार्ट पे होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फार इंफ्रारेड। है ये इंफ्रारेड के अंदर ही, पर इंफ्रारेड के फार इंफ्रारेड। तो ये जो टेबल है, दिस टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन, 6 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन बताई गई है। उन हर एक लाइन के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उन हर एक सीरीज के लिए आपको लोअर एन लोअर की वैल्यू बताई गई है और एन हायर की वैल्यू बताई गई है और टाइप ऑफ EMR की वैल्यू बताई गई है। अगर आप नीट पे देखोगे तो नीट में आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा इस पे बेस्ड कि बताइए कि लाइमन सीरीज किस EMR में आती है, अल्ट्रावायलेट में, गामा में, विजिबल में कि इंफ्रारेड में? तो आंसर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रीजन में। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा पास्चन सीरीज कौन से EMR रीजन में आती है, वायलेट में, विजिबल में, इंफ्रारेड में कि गामा रेज में? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज में आप देखो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला आएगा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइन। वेवलेंथ ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। तो बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये लाइन वर्ड आपने क्या लिखा है, लाइन क्या है ये? तो लाइन क्या है इसको समझाता हूं मैं। जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया है बेटा, इस स्पेक्ट्रम में जो ये आपको ट्रांजिशन दिख रहा है, ये जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है n इज इक्वल टू 2 से आपको n इज इक्वल टू 1 का जो ट्रांजिशन दिख रहा है, तो ये मैंने क्या है आपको एक लाइन से रिप्रेजेंट करा है। लाइन से हमने क्या पढ़ा है? इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, लाइन क्या है? बेसिकली लाइन का मतलब होता है ट्रांजिशन। जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का दो एनर्जी लेवल के बीच में या दो ऑर्बिट के बीच में, उस ट्रांजिशन को हम यहाँ पे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज लाइन? लाइन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे आओ, सब कुछ कहानी सेम चलेगी। आपको जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइन निकालनी है, तो किस लाइन की बात कर रहे हैं? तो सपोज करो वेवलेंथ ऑफ लाइन, और वो लाइन कहां पर है? वो लाइन हमारी आती है लाइमन सीरीज के अंदर। वो लाइन हमारे किसके अंदर आ रही है? लाइमन सीरीज के अंदर। अगर एक लाइन जो लाइमन सीरीज के अंदर आती है उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। अब लाइमन सीरीज तो यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो बेटा लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूंगा तो लाइमन सीरीज के अंदर ये सब लाइनें आ रही हैं। जितनी भी लाइनें मैंने दिखाई हैं ये सब लाइनें क्या आ रही है? लाइमन सीरीज के अंदर आ रही है। लाइमन सीरीज के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि लाइमन सीरीज में क्या होगा, आपका पास जो एन लोअर होगा उस एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो चाहे किसी भी एनर्जी लेवल से हो, वो n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल पे ही होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। आपसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइन, अब वो लाइन किस सीरीज के अंदर है? लाइमन सीरीज के अंदर है। तो आप ये समझ जाओ वो लाइन हमारी कौन सी हो सकती है? वो लाइन हमारी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो जैसे ही हमें लाइमन सीरीज पता चला वैसे ही हमारे माइंड में एक चीज आ गई। अब जो एन लोअर की वैल्यू है वो एन लोअर की वैल्यू क्या होगी? लाइन के लिए 1 होगी। एन लोअर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। अगर हम RH की बात करेंगे, RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको याद क्या करना है? आपको 1/RH की वैल्यू याद रखनी है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, अगर सपोज करो मैं ये जो लाइन है, इन लाइन को मैं देता हूं नंबरिंग। सपोज करो मैंने बोला ये फर्स्ट लाइन है, ये मेरे पास सेकंड लाइन है, ये मेरे पास थर्ड लाइन है। अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट लाइन की, आपको वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट लाइन की ऑफ लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज। अब आपके पास बेटा क्या हो गया? अब आपके पास दो चीजें डिफाइन हो गई। कैसे डिफाइन हो गई? एन हायर की वैल्यू हो जाएगी 2 और एन लोअर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आया कि नहीं आया? एन हायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और एन लोअर की वैल्यू कितनी हो गई? 1।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर सीरीज में आप जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उन ट्रांजिशन को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन हर एक लाइन की हम क्या निकाल सकते हैं, हर एक लाइन की हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा वही यूज होना है जो हमने वेवलेंथ ऑफ फोटोन में ड्राइव किया। ठीक है, अब आगे आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज, किसी भी सीरीज के लिए बेटा, किसी भी सीरीज की बात चल रही है, जो फर्स्ट लाइन होती है उस फर्स्ट लाइन का दूसरा नाम होता है अल्फा लाइन। उस फर्स्ट लाइन का दूसरा नाम क्या होगा बेटा, अल्फा लाइन। ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उसका दूसरा नाम होगा अल्फा लाइन, और अल्फा लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन होता है एन लोअर प्लस 1 से एन लोअर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी समझ में आएगा जब मैं डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, डायग्राम बना देता हूँ ताकि चीजें आपको समझने में आसानी रहे। तो बता सकता हूं मैंने क्या गलती की थी, एनर्जी का डिफरेंस जो था शेल के बीच में वो मैंने नहीं बनाया था। तो डायग्राम हमें करेक्ट बनाना है, कुछ भी नहीं चलेगा डायग्राम। ठीक है, चलो इसी से समझाते हैं। दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ट्रांजिशन में दिखा देता हूं, ट्रांजिशन भी दिखा देता हूं मैं बेटा। अगर मैंने आपको ट्रांजिशन दिखाया तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास कौन सी सीरीज बना दी मैंने, ये सीरीज हो गई बेटा मेरे पास लाइमन सीरीज। आपने पहचाना कैसे, क्योंकि इस लाइमन सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो लाइमन सीरीज की बेटा जो फर्स्ट लाइन है ये होगी हमारे पास फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का जो नाम होता है वो फर्स्ट लाइन का नाम क्या होता है, अल्फा लाइन भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम अल्फा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लिखें तो अल्फा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कितना हो जाएगा बेटा, एनएल की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और यहां से एनएल प्लस 1 मतलब 2 से लेके 1। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा 2 से लेके 1, किसके लिए, लाइमन के लिए। अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं, आप मुझे फर्स्ट लाइन बताओ बार्मर सीरीज की, क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है आप इसको भी क्या बोलोगे, अल्फा लाइन। इसको भी क्या बोलोगे, अल्फा लाइन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेटा कहां से कहां होता है, फर्स्ट लाइन में एन लोअर प्लस 2 से, सॉरी एन लोअर प्लस 1 से एन लोअर में होता है। और बार्मर सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बार्मर सीरीज की बात कर रहा हूं, तो बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब बार्मर सीरीज में जो आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 से लेके 2 में होगा। आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं बार्मर सीरीज बनाता हूं तो बार्मर सीरीज देखो बेटा, यहाँ पे बार्मर सीरीज बनाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हम कहाँ करेंगे, एक हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज हो गई, इसको हम बोलेंगे बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो जो ये वाली लाइन है बेटा, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। इसी को हम बोलेंगे अल्फा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में हो रहा है। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में हो रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 ही लिखेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम लिखेंगे फॉर एनी सीरीज, किसी भी सीरीज के लिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लाइन का दूसरा नाम होता है अल्फा लाइन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से होगा, एन हायर प्लस 1 से एन हायर में हो, एन लोअर प्लस 1 से एन लोअर में होगा। फिर आता है हमारे पास सेकंड लाइन, किसी भी सीरीज की जो सेकंड लाइन होगी उस सेकंड लाइन का नाम होता है बीटा लाइन। तो उस सीरीज की सेकंड लाइन में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो एन लोअर प्लस 2 से एन लोअर में होता है। ठीक है, एन लोअर प्लस 2 से एन लोअर में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखो बेटा,
जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, इसी का नाम क्या होगा, बीटा लाइन भी होगा। और यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, एन लोअर प्लस 2 से एन लोअर में होना चाहिए। एन लोअर की वैल्यू क्या होती है लाइमन के लिए, 1 होती है, तो 3 से लेके 1 में होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो इस लाइन में एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 3 से एन इज इक्वल टू 1 में ही हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, जो थर्ड लाइन होती है, थर्ड लाइन को हम बोलते हैं गामा लाइन, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल वो इस टर्म में मिलेंगे, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन। तो समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा लाइन। तो गामा लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो एन लोअर प्लस 3 से एन लोअर में होगा। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस डायग्राम की बात करता हूं तो प्रीवियस डायग्राम में जो ये वाली लाइन है, ठीक है, अपने डायग्राम में थोड़ा सा देख लेना, हौच पौच हो गया है। दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को हम बोलते हैं गामा लाइन। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेटा कहां से होगा, एन लोअर प्लस 3 से एन लोअर में होगा, मतलब 4 to 1 होगा। तो यहां देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू 4 से एन इज इक्वल टू 1 में ही होगा। समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है, किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। इसको हम सीरीज लिमिट भी बोलेंगे। तो लास्ट लाइन हमें कब मिलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इंफिनिटी से एन लोअर में होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इंफिनिटी से एन लोअर में होगा तो हम उसको बोलेंगे लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डायग्राम से समझाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी में से आना है, तो मैं इस चीज को जल्दबाजी में नहीं कराने वाला। ठीक है, आले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार करने देगी। लोग हमसे जलते हैं किस बात पे, हंसे जादू खूबसूरत लगते हैं साथ में, लोग हमसे जलते। चलो बेटा देखो यहाँ पे, तो मैं लाइमन सीरीज बना रहा हूँ। तो लाइमन सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, और लो एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए, लो एनर्जी लेवल होना चाहिए एन इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, देखो दिस इज एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज एन इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो बेटा अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो दिस लाइन इज अ फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन। और ये सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए आपको पता है जो एन लोअर होता है उस एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, आप इसे अल्फा लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा दिस इज द सेकेंड लाइन, ये मेरे पास कैसी लाइन है, एक सेकेंड लाइन है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बीटा लाइन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये मेरे पास एक थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, हम थर्ड लाइन को बोल सकते हैं गामा लाइन। और इसके अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लाइन जो होगी लास्ट लाइन होगी। और लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन को हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। ओके, अब ट्रांजिशन देखो, अगर मेरे पास फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन जो होगा NL प्लस 1 से NL में होगा, मतलब 2 से लेके 1 में होगा। अगर सेकेंड लाइन की बात करेंगे तो सेकेंड लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन NL प्लस 2 से NL में होगा, मींस 3 से लेके 1 में होगा। और अगर मैं थर्ड लाइन की बात करता हूं तो थर्ड लाइन को हम गामा लाइन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन NL प्लस 3 से NL में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 4 से लेके 1 में हो रहा है। और अगर मैं लास्ट लाइन की बात करता हूँ या फिर सीरीज लिमिट की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेटा कहां से कहां होगा, इंफिनिटी से लेके कहां पे होगा, 1 में होगा। समझ में आ गया सब कुछ, लाइंस जो मैंने बताई आपको। चलिए अब एक चीज मैं आपको करके देता हूं, आप लोग मुझे बताओगे फटाफट, आप कैसे बताओगे। तो मैं हूं आपकी आवाज, चलिए
अभी अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो ये मैंने बेटा कौन सी सीरीज बनाई है, ये सीरीज है हमारे पास बार्मर सीरीज, क्योंकि बार्मर सीरीज के लिए हमने एन लोअर की जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया है कितना 2। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हो रहे हैं किसी भी एनर्जी लेवल से हो रहे हैं पर हो किस में रहा है, n इज इक्वल टू 2 में। तो यहाँ पे देखो फटाफट देखो, सो यहाँ पे आप देखो दिस इज द फर्स्ट लाइन, या आप उसे बोलो डायरेक्ट अल्फा लाइन, अल्फा लाइन ऑफ बार्मर, ये हो जाएगा बीटा लाइन ऑफ बार्मर, ये हो जाएगा हमारे पास गामा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, और अगर हम इसकी बात करेंगे ये हो जाएगी हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ठीक है, तो अल्फा लाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एन लोअर प्लस 1 से एन लोअर में। तो बार्मर के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसा होगा 3 से लेके 2 में। तो कलर चेंज कर देते हैं, 3 से लेके 2 में। बीटा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन Nl प्लस 2 से Nl में होगा, मतलब 4 से लेके 2 में। और गामा लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन Nl प्लस 3 से Nl में होगा, मतलब 3 से लेके 2 में। और लास्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, इंफिनिटी से लेके 2 में, इंफिनिटी से लेके Nl पे। समझ में आ गया ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी तक मैंने बेटा इंपॉर्टेंस पढ़ाए आपको, क्या क्या बताया। सबसे पहले आप किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। आपको हर एक सीरीज का क्या याद रखना है, एन लोअर की वैल्यू याद रखनी है। हर एक सीरीज के लिए आपको टाइप ऑफ ईएमआर याद रखना है। आपको हर एक सीरीज के लिए याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है अल्फा लाइन इसका मतलब क्या है, बीटा लाइन इसका मतलब क्या है, गामा लाइन इसका मतलब क्या है, और लास्ट लाइन इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लिखेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या लिखेंगे हम, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा देखो लाइन क्या है, लाइन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को हमने क्या बोला, अपनी एक लाइन बोली है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को हमने क्या बोली है, अपनी एक लाइन बोली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझो। आपको लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी, आपको पता है जब ये ट्रांजिशन हुआ होगा तो एक आपको क्या मिला होगा, फोटोन मिला होगा। उस फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज आल्सो इक्वल टू hc by lambda। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू E2 minus E1। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू E2 minus E1। तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc by E2 minus E1। और E2 minus E1 को क्या मैं डेल्टा E लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो सपोज करो ये मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाता हूँ लाइमन सीरीज में, ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराया कहां से, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा E निकालोगे तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E3 माइनस E1। या फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाया भी था कि y एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल। तो यहाँ थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो बेटा, ये मेरे पास डेल्टा E है, सपोज करो ये मेरे पास डेल्टा E1 है, ये वैल्यू मेरे पास क्या डेल्टा E1, और ये वैल्यू मेरे पास क्या डेल्टा E2। तो आप देखो डेल्टा E1 और डेल्टा E2 में हमें साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1, डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। तो इसका मतलब अगर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करनी है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा हमें मैक्सिमम तभी मिलेगा जब हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी बेटा, मिनिमम। जब डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम होगी तब हमें क्या मिलेगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो हमारा डिस्कशन क्या है, हमारा डिस्कशन है लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम चाहिए, और डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम कौन सी लाइन के लिए होती है, अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा लाइन के लिए डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। समझ में आ रही है कहानी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कहां चला गया कर्सर, लैम्डा हमें बेटा क्या चाहिए, मैक्सिमम। लैम्डा क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम। तो डेल्टा E हमारे पास कैसा होना चाहिए, मिनिमम। और डेल्टा E जो मिनिमम होता है वो मिनिमम किसके करस्पॉन्डिंग होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। डेल्टा E की वैल्यू मिनिमम कब होगी, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर द
लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक खुपचा बना के उसके अंदर समझाता हूँ ताकि ये सब चीज आपको यूज करना आना चाहिए। खुपचे में मैंने क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। इसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब हमारे पास फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होती है लाइमन सीरीज की, उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लॉन्गेस्ट। फिर से सुनो, जो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ कैसी होगी, लॉन्गेस्ट। क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, मिनिमम। डेल्टा ई की वैल्यू बेटा मिनिमम है किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। और फर्स्ट लाइन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट लाइन हम बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए। तो लाइमन सीरीज के लिए आपको पता है, लाइमन सीरीज के लिए जो फर्स्ट लाइन होती है उसके लिए एन हायर की वैल्यू कितनी होती है, 2, और एन लोअर की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो एन हायर एन लोअर दोनों आपको मिल गया, एन हायर की वैल्यू भी आपको मिल गई, एन लोअर की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को रीड करना होता है। जब क्वेश्चन में वो बोल देता है ना लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब जिस सीरीज की बात कर रहा है उस सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, उस फर्स्ट लाइन की आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जैसे हमने लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाला, वैसे ही हम लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम कब मिलेगी, जब डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और डेल्टा ई की वैल्यू बेटा मैक्सिमम किसके लिए होती है, लास्ट लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं सीरीज लिमिट के लिए, सीरीज लिमिट के लिए। अगर कोई आपसे बोले क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, या फिर आप ऐसे लिखो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए लाइन इन बार्मर सीरीज, इन बार्मर सीरीज, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली आपको जो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ आपको कैसी कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करनी है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा किसकी होती है, लास्ट लाइन की। और लास्ट लाइन की बात करेंगे तो लास्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो कहां से कहां होता है, इंफिनिटी से लेके एन लोअर ऑफ सीरीज तक होता है। और बार्मर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो बार्मर के लिए एन लोअर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन लोअर की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, इंफिनिटी से लेके 2 तक हो रहा है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर मींस इंफिनिटी इनटू जेड स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर सपोज करो आपको गिवन होता एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन, एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आपके पास देखो RH की वैल्यू आपको पता है कि 1 बाई RH कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आपको पता है। और बाकी आप लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आज स्टार्ट किया है अपना लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में ये लाइन स्पेक्ट्रम पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि बेटा एक ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जब भी हम एटॉमिक गैस को हीट कर रहे थे, एक बार सुन लो ढंग से, 3 या 4 मिनट में पूरा बता दूंगा अभी तक पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा है। हमने एक एटॉमिक गैस को हीट किया, एटॉमिक गैस हमारी एक्साइट हो गई, एक्साइट होने के बाद एटॉमिक गैस ने क्या करा, ईएमआर का इमिट करा। फिर हमने क्या करा, जो रेडिएशन थे उन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करे, हमने उनको कलेक्ट किए। जब फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने इन रेडिएशन को कलेक्ट करे तो हमें क्या मिली, फ्यू वेल डिफाइंड लाइंस मिली, ठीक है। तो बोहर ने क्या करा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन क्या दिया, जब भी आप एटॉमिक गैस को हीट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। फिर जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के आपको देंगे।
और फोटोन और डिफरेंट वेवलेंथ के क्यों मिलेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो बहुत तरीके से हो सकता है, ऑल द पॉसिबल वे से ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहाँ मैंने ट्रांजिशन करके दिखाया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 4 में गया है तो वो 4 से डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसे भी आ सकता है, 4 से 3, 3 से 1 भी आ सकता है, 4 से 2, 2 से 1 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? और पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद हमने क्या बोला? इसके बाद हमने ये बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिली थी हमें फोटोन की, हमने उनको एक सेट के अंदर ग्रुप कर दिया। और जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का एक सेट बनाएंगे तो हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हमने लॉजिक क्या लगाया कि वो सब वेवलेंथ जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से एक फिक्स लो एनर्जी लेवल में होता है, और वो लो फिक्स एनर्जी लेवल हमने क्या करा है? उसको फिक्स कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का, इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ समझाता हूं मैं। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप वेवलेंथ को ग्रुप कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हाइड्रोजन के लिए हमने 6 स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी है, लाइमन, बार्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फरी। तो लाइमन की अगर हम बात करेंगे तो लाइमन के लिए हमने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक हाई एनर्जी लेवल से n = 1 में होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी वेवलेंथ मिलेंगी, इस टाइप के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जितने भी वेवलेंथ मिलेंगे उनको हम एक ग्रुप बना देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक हाई एनर्जी लेवल से n = 2 में होगा, इन ऑल ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जितने भी वेवलेंथ मिलेंगे उनका एक ग्रुप बना देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं। तो हमारे पास लाइमन, बार्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फुंड मिला। तो लाइमन के लिए n लोअर की वैल्यू 1 होती है, बार्मर के लिए n लोअर की वैल्यू 2 होती है, पार्शियन के लिए n लोअर की वैल्यू 3 होती है, और ब्रैकेट के लिए n लोअर की वैल्यू 4 होती है, फुंड के लिए n लोअर की वैल्यू 5 होती है, और हम फैली के लिए n लोअर की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, आपके लिए मैंने टेबल बना दी। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीरीज का नाम याद होना चाहिए, सीरीज का लोअर वैल्यू याद होनी चाहिए, और टाइप ऑफ ईएमआर याद होना चाहिए। तो लाइमन की बात करेंगे, n लोअर 1 हो गया, ईएमआर हो गया वॉयलेट। बार्मर के लिए n लोअर 2 हो गया, और ईएमआर हो गया विजिबल। पार्शियन के लिए ब्रैकेट, और सबके लिए इंफ्रारेड होता है। ठीक है, फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आप किसी भी लाइन के लिए वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो लाइन बेसिकली क्या होता है? लाइन हमारे लिए होता है ट्रांजिशन। तो हम किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि किसी भी सीरीज के लिए क्या होता है? हर एक सीरीज के अंदर एक फर्स्ट लाइन होती है, इसको अल्फा लाइन बोलेंगे। अल्फा लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n लोअर प्लस 1 से n लोअर में होगा। फिर एक सेकंड लाइन होती है जिसको हम बीटा लाइन बोलेंगे। बीटा लाइन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n लोअर प्लस 2 से n लोअर में होगा। एक थर्ड लाइन होती है जिसको हम गामा लाइन बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n लोअर प्लस 3 से n लोअर में होगा। और एक हमारे पास लास्ट लाइन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इन्फिनिटी से लेके n लोअर में होता है। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस किया। ये सब मैंने आपको ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है? अब हमने डिस्कस किया उसके बाद लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो ऑर्बिट है, उन ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस है, वो जो मिनिमम होगा, एनर्जी डिफरेंस जब मिनिमम होगा तो वेवलेंथ हमें कैसी मिलेगी? लॉन्गेस्ट। तो जब भी लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, इसका मतलब वो सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, क्योंकि सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। या फिर सीरीज की अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम। डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? लास्ट लाइन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। इसका मतलब जब भी वो बात करेगा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब वो लास्ट लाइन की बात कर रहा है, और लास्ट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो इन्फिनिटी से लेके n लोअर तक होता है। तो अभी तक मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और पॉइंट लेके आऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में बोहर मॉडल का कर देंगे हम डी एंड। तो बोहर मॉडल हमारा क्या हो जाएगा? डी एंड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं पूरा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बोहर मॉडल हम कंप्लीट करेंगे। बाय।